जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये हमारी हिंदू लॉ लीगल सीरीज का अगला एपिसोड है और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी, एक ऐसा विषय जो रिश्तों की कानूनी बारीकियों को दिखाता है। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन की, यानी न्यायिक पृथक्करण, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 10 के तहत आता है। और मैं बता दूं कि ये टॉपिक लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशरी एग्जामिनेशन के उम्मीदवारों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये डिवोर्स और मैरिज के बीच की एक बहुत ही न्यूआंस्ड लीगल स्पेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू कानून में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है ना? एक अटूट रिश्ता। जी, एक सैक्रामेंट। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर वैवाहिक संबंध हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहता। कई बार रिश्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां साथ रहना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कानून कुछ उपाय देता है। उन्हीं में से एक है जुडिशियल सेपरेशन। तो मेरा पहला सवाल यही है, ये जुडिशियल सेपरेशन आखिर है क्या, और सबसे जरूरी, ये डाइवोर्स यानी तलाक से अलग कैसे है? अच्छा सवाल है। देखिए, डिवोर्स एक फुल स्टॉप है। वो शादी के रिश्ते को हमेशा के लिए भंग कर देता है, खत्म कर देता है। और जुडिशियल सेपरेशन? जुडिशियल सेपरेशन एक कॉमा है, एक अल्प विराम। ये एक सक्षम अदालत की डिक्री होती है जो शादी को भंग नहीं करती। तो फिर क्या करती है? ये पति पत्नी के वैवाहिक अधिकारों और कर्तव्यों को सस्पेंड कर देती है, खासकर कोहैबिटेशन यानी साथ रहने की जो कानूनी जिम्मेदारी है उसे। अच्छा, मतलब पति पत्नी को अब कानूनी तौर पर एक साथ रहने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। कंसोर्टियम जैसे जो वैवाहिक दायित्व हैं वो कानूनी रूप से निलंबित हो जाते हैं, पर रिश्ता बना रहता है। Here's where it gets really interesting. तो फिर ये एक तरह का पॉज बटन हुआ रिश्ते के लिए? हाँ, आप इसे बिल्कुल एक पॉज बटन समझ सकती हैं। इसका उद्देश्य ही यही है। ये उन जोड़ों के लिए एक सेफ गार्ड है जो शायद अपनी शादी पर पुनर्विचार करना चाहते हैं, पर अभी तलाक जैसे स्थायी कदम के लिए तैयार नहीं है। तो ये सुलह, रिकंसिलिएशन को बढ़ावा देता है? जी, यह एक कूलिंग ऑफ पीरियड की तरह है, एक मौका कि आप दूर रहकर शांति से सोचें कि क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। ये तो काफी प्रगतिशील सोच है। क्या ये प्रावधान हमेशा से हमारे कानून का हिस्सा था? मेरा मतलब है, क्या पति और पत्नी दोनों के लिए ये हमेशा उपलब्ध था? नहीं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1976 के संशोधन से पहले न्यायिक पृथक्करण का अधिकार सिर्फ पत्नी के पास था। ओह, मतलब सिर्फ पत्नी ही अदालत जा सकती थी, पति नहीं? जी हाँ, लेकिन 1976 के संशोधन ने इस प्रावधान को जेंडर न्यूट्रल बना दिया। यानी अब समानता है? बिल्कुल। अब पति और पत्नी दोनों इस उपाय के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इसके ग्राउंड्स क्या हैं? किन आधारों पर कोई अदालत से जुडिशियल सेपरेशन की मांग कर सकता है? यहाँ कानून ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया है। जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोई अलग से ग्राउंड्स की लिस्ट नहीं बनाई गई। तो फिर आधार वही है जो धारा 13 के तहत तलाक के लिए दिए गए हैं। अच्छा, मतलब जिन वजहों से तलाक हो सकता है, उन्हीं वजहों से आप कुछ समय के लिए अलग रहने की मांग भी कर सकते हैं? एकदम सही। जैसे कि क्रूएल्टी यानी क्रूरता, व्यभिचार, अडल्ट्री, 2 साल या उससे ज्यादा का डेजर्शन मतलब परित्याग, कन्वर्जन यानी दूसरे धर्म में धर्मांतरण, मानसिक अस्वस्थता जो लाइलाज हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या संसार का त्याग कर देना। और एक बात यहाँ साफ कर दें कि पहले कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी भी एक ग्राउंड होता था, पर अब उसे हटा दिया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए इनमें से कुछ प्रमुख आधारों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। क्रूरता यानी क्रूएल्टी शायद सबसे आम ग्राउंड है। बहुत आम है। और क्रूरता का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आज के समय में तो मानसिक क्रूरता के मामले कहीं ज्यादा हैं और कानून की नज़र में इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यहाँ तक कि आर्थिक भी हो सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जैसे नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली का केस। जी, 2006 का ये केस बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लगातार होने वाली क्रूरता जो वैवाहिक बंधन को अंदर से पूरी तरह नष्ट कर दे, वो एक वैलिड ग्राउंड है। मतलब एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक सिलसिला। हाँ, रोज रोज का भावनात्मक जहर जो रिश्ते को खोखला कर दे। और फिर समर घोष बनाम जया घोष का केस भी है। 2007 का वो केस तो मानसिक क्रूरता पर एक तरह की गाइड बुक है। उसमें तो अदालत ने कई उदाहरण भी दिए थे ना? हाँ बिल्कुल, जैसे बिना सबूत के व्यभिचार का आरोप लगाना, भावनात्मक रूप से अलग थलग कर देना, या ऐसा कोई भी व्यवहार जिससे दूसरे व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाए,
ये सब मानसिक क्रूरता है। अब दूसरे ग्राउंड पर आते हैं, परित्याग या डिजर्शन। कानूनी तौर पर परित्याग का क्या मतलब है? सिर्फ घर छोड़ के चले जाना? नहीं, सिर्फ अलग रहना परित्याग नहीं है। इसे साबित करने के लिए दो चीजें एक साथ होनी चाहिए। और वो क्या है? पहला, अलगाव का तथ्य, जिसे हम कहते हैं फैक्टम ऑफ सेपरेशन, मतलब आप सच में अलग रह रहे हैं। और दूसरा है स्थायी रूप से परित्याग करने का इरादा, एनिमस डिसेरेंडी, मतलब अलग रहने के पीछे मंशा ये है कि अब वापस नहीं आना है। और ये याचिका दायर करने से ठीक पहले कम से कम 2 साल तक लगातार होना चाहिए? जी, एग्जैक्टली। यहाँ पर बिपिन चंद्र बनाम प्रभावती का केस बहुत दिलचस्प है, जहाँ ये कहा गया है कि परित्याग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हो सकता है। हाँ, ये कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का कॉन्सेप्ट है। बहुत ही सूक्ष्म बात है ये। एक ही छत के नीचे परित्याग, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर एक साथी दूसरे से सारे वैवाहिक संबंध खत्म कर ले, उससे बात करना बंद कर दे, एक अजनबी की तरह रहे, तो भले ही वो शारीरिक रूप से घर में मौजूद है, पर उसने वैवाहिक साहचर्य को तो त्याग ही दिया है। ये तो वाकई कानून की गहरी समझ को दिखाता है। जी, कानून सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं, भावनात्मक दूरी को भी मान्यता देता है। तो चलिए अब इसके परिणामों पर आते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? किसी को न्यायिक पृथक्करण की डिक्री मिल गई, उसके बाद क्या? देखिए, सबसे पहला परिणाम तो ये है कि पति पत्नी को कोहैबिटेशन के दायित्व से राहत मिल जाती है। वो कानूनी तौर पर अलग रह सकते हैं? हाँ। दूसरा, विवाह का बंधन बना रहता है, वो अब भी लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है। तो दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और तीसरा, सुलह का अवसर हमेशा खुला रहता है, वो जब चाहे वापस एक साथ रहना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण परिणाम। अगर डिक्री के 1 साल बाद तक कोहैबिटेशन फिर से शुरू नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष, पति या पत्नी, धारा 13(1)(a) के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। अच्छा, तो ये पॉज बटन 1 साल के टाइमर के साथ आता है? बिल्कुल। अगर 1 साल में भी आप सुलह नहीं कर पाए, तो कानून ये मान लेता है कि अब ये शादी टूट चुकी है, और तब जुडिशियल सेपरेशन खुद ही डिवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है। तो अब हमारे लिसनर्स के लिए एक बार साफ-साफ न्यायिक पृथक्करण और तलाक के बीच अंतर बता दीजिए। ठीक है, तो पहला अंतर है विवाह की स्थिति का। जुडिशियल सेपरेशन में शादी जारी रहती है, तलाक में वो पूरी तरह से भंग हो जाती है। ओके। दूसरा, सहवास। जुडिशियल सेपरेशन में ये सस्पेंड हो जाता है, तलाक में ये स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। तीसरा, सुलह की गुंजाइश। जी, जुडिशियल सेपरेशन में सुलह का मौका रहता है, बल्कि उसका मकसद ही यही है। तलाक के बाद पुनर्विवाह को छोड़कर कोई मौका नहीं। और आखिर, कानूनी स्थिति। जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी आप पति पत्नी बने रहते हैं। तलाक के बाद आपकी स्थिति अविवाहित व्यक्ति की हो जाती है। यह तुलना बहुत मददगार है। तो कुल मिलाकर यह वैवाहिक विवादों में एक बहुत ही संतुलित कानूनी उपाय है। निश्चित रूप से। धारा 10 एक तरफ वैवाहिक विघटन की सच्चाई को स्वीकार करती है, और दूसरी तरफ विवाह की पवित्रता की रक्षा भी करती है। यह तत्काल विघटन के बजाय सुलह को बढ़ावा देती है। जी, और ये व्यक्तिगत स्वायत्तता और मानसिक कल्याण के अधिकार का भी सम्मान करती है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा जुडिशियल सेपरेशन पर। उम्मीद है ये जानकारी हमारे लिसनर्स के काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जुडिशियल ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी जानकारीपूर्ण कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, मॉडल आंसर्स और दूसरे स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर में, जहां रिश्ते इतनी तेजी से बदल रहे हैं, न्यायिक पृथक्करण जैसा ये पॉज बटन शादी को बचाने में तलाक से ज्यादा कारगर साबित हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही जरूरी सवाल है। अगली बार मिलेंगे एक नए कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।